नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन आरएस एकेडमी पे। पिछले वीडियो में हमने रक्त के सामान्य जानकारी प्राप्त करी और उसके बाद में हमने प्लाज्मा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसको हम एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। हमने देखा था रक्त जो है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक पदार्थ है निर्जीव पदार्थ और दूसरा पदार्थ है सजीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ में हमने देखा था कि रक्त का एकमात्र निर्जीव पदार्थ जो है वो प्लाज्मा है, जिसकी सामान्य जानकारी हमने पिछले वीडियो में देख ली। एक बार मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। प्लाज्मा जो है वो मनुष्य के शरीर में कुल रक्त का 90 से 92% जो है वो जल संयोजित रखता है और ये रक्त की कुल मात्रा का 55% भाग होता है। इसमें 6 से 8% जो प्रोटीन मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण भी होता है। इसका मुख्य कार्य हमने देखा कि ये जो है वो भोजन का परिवहन करना। रक्त का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना और हार्मोन का परिवहन करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है प्लाज्मा का। और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो आयन हैं उनमें हमने देखा था कैल्शियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम आयन होता है या बाइकार्बोनेट आयन इसमें पाया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे रक्त के सजीव भाग की। यानी सजीव भाग जो है रक्त का कुल 45% भाग होता है और इसका नाम जो है वो है, सजीव भाग को हम कहते हैं कणिकाएं। और कणिकाओं को ही हमने नाम दिया था संगठित पदार्थ। एनसीईआरटी की बुक में संगठित पदार्थ इसके लिए नाम दिया गया है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है संगठित पदार्थ में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संगठित पदार्थ के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। यानी कणिकाएं जो हैं रक्त में कुल कितने प्रकार की देखने को मिलती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है आपकी आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी जो है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा भाग जो है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही हम क्या कहते हैं? बिंबाणु। आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में हम यहाँ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इरिथ्रोसाइट आरबीसी हमने वीडियो के पहले वीडियो में हमने देखा था। आरबीसी का निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के कौन से भाग में होता है? लाल भाग में। आरबीसी जो है इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। लेकिन वन विभाग जो परीक्षा आयोजित की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, उस परीक्षा में इसके लिए ऑप्शन 100 से 120 दिन दिया गया था। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना है कि इसका औसत जीवन काल जो है वो 120 दिन है और या फिर ऑप्शन में 100 से 120 दिन देखने को भी मिल सकता है। आरबीसी का कार्य क्या है? तो ये आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य है। इसके अलावा सामान्य जानकारी ये है, इसके अलावा और जानकारी हम 1 बाय 1 देखेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी देख लेते हैं, इसके बाद में हम एक एक कणिकाओं को लेंगे। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी जो है इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हैं इसमें 2 प्रकार की कणिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी एक के अंदर तो कणिका पाई जाएगी जिनको हम बोलेंगे कणिका युक्त संरचना, और एक में कणिकाएं नहीं मिलेंगी यानी कणिका विहीन संरचना। 2 प्रकार की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब कणिका युक्त संरचना है उसके लिए नाम दिया जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसी का कणिका युक्त भाग। और कणिका विहीन भाग किसी भी चीज के अगर ऑपोजिट बनाना हो हिंदी में तो उसके लिए उपसर्ग काम में लिया जाता है ए। तो अगर हम ग्रेन्युलोसाइट के आगे ए जोड़ दें तो बन जाएगा एग्रेन्युलोसाइट, यानी ऐसी संरचना जिसमें कणिकाएं नहीं हो, एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी का भाग होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं ये हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। अब इनको याद करने का तरीका बता देते हैं। एक आप याद रखोगे एसिड शब्द, एक आप याद रखोगे बेस शब्द, और एक आपको याद रखना है न्यूट्रल।
तीनों के आगे ओफिल्स शब्द लगा दो, बन गया क्या? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कितने प्रकार की कणिकाएं हो गई? 3 प्रकार की। यानी कणिका युक्त संरचना, कणिका युक्त संरचना को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा एग्रेनुलोसाइट जो हैं, यानी जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक तो होती हैं मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स ही जो है वो परिपक्व होने के बाद में ये विशेष जो है भक्षक कणिकाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें हम महाभक्षक कणिकाएं कहते हैं। और इसके अलावा एक कणिका होती है जिसका निर्माण रक्त के जो अस्थि मज्जा है, यह अस्थि मज्जा में नहीं होता बल्कि कहीं और होता है। उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें टी और बी प्रकार की होती हैं, जो जासूस कणिकाएं और मारक कणिकाओं का कार्य भी करती हैं। नाम ले से शुरू होगा। आपको ये पता करना है कि ये कौन सी कणिकाएं हैं। प्लेटलेट्स, अगली कणिकाएं जो हैं उनको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स, या इन्हीं का नाम जो है वो बिंबाणु भी कहते हैं, और इसी को हमें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने 3 प्रकार की कणिकाएं हैं। पहली कणिका जो है वो इरिथ्रोसाइट्स, दूसरी है ल्यूकोसाइट्स और तीसरी है थ्रोम्बोसाइट्स। 3 प्रकार की कणिकाएं। सामान्य जानकारी हमने आरबीसी की देखी, डब्ल्यूबीसी की देखी, प्लेटलेट्स की भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से प्रश्न है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य के शरीर में कितना होता है? आंसर हो जाएगा 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न अगर ये पूछ ले डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी कितना होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 600 आरबीसी के लिए है, 1 डब्ल्यूबीसी के लिए है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखें, कहीं कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में गलत भी हो जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी क्या होगा, ऑप्शन में आपको 600:1 भी दे दिया जाएगा और 1:600 भी दे दिया जाएगा। तो प्रश्न को सॉल्व करते समय जल्दीबाजी कतई ना करें। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में सामान्य जानकारी से विशेष जानकारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का निर्माण हमने देखा, आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण हमने देखा कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा के लाल द्रव भाग से होता है, यानी लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है। और इसकी मौत जो है वो कहाँ पर होती है? प्लीहा में हो जाती है, या फिर कभी कभी यकृत में भी इसकी मौत हो जाती है। इसीलिए प्लीहा को, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड या शमशान घाट, जो भी आपको समझ में आए वो यही है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? प्लीहा को, स्प्लीन को। ठीक है। और इसके अलावा यकृत में भी आरबीसी की मौत हो जाती है। आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन संरचना है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसके अपवाद हैं ऊंट और लामा जीव। ऊंट और लामा जीव 2 ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये उभयावतल इस तरह की संरचनाएं होती हैं। इसका मतलब ये जो पॉपिन्स आप खाते थे या आजकल जो एल्पेनलिबे आती है, ठीक उसी तरह की एक चपटी सी संरचनाएं होती हैं। अब जब ये रक्त नलिकाओं में घूमती हैं, बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो रक्त नलिकाओं से टकराती हैं, आपस में टकराती हैं, और टकराने के दौरान ये नष्ट हो जाती हैं। इस कार्य में टाइम लग जाता है लगभग 120 दिन, यानी इनका जीवन काल जो है वो कितने दिन का है? 120 दिन इनका जीवन काल है। 120 दिन के पश्चात ये मर जाती हैं। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा भी करी कि वन विभाग की परीक्षा में इसके लिए आंसर जो है वो 100 से 120 दिन माना गया था। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, 120 दिन औसतन रूप से है, थोड़ा कम भी हो सकता है। आरबीसी की बात करें, हमने इसका कार्य देखा, तो इसका मुख्य कार्य था ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का
परिवहन करना। अब ये ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है इसके बारे में देखें तो आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी में पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन तो प्रोटीन है और हीम क्या है? वर्णक, डाई, पिगमेंट, रंजक, कुछ भी कह सकते हैं। यानी इसकी वजह से रक्त का जो भी रंग होता है वो इसी की वजह से होता है। रक्त का मूल रंग कैसा है? बैंगनी। रक्त का मूल रंग कैसा है? बैंगनी। लेकिन जैसे ही ये बैंगनी रंग का रक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण। देखिए हीम नामक जो वर्णक होता है इसके अंदर एक रिंग पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है। इस वलय का नाम है पोरफायरिन वलय। पोरफायरिन वलय या रिंग। इस रिंग के अंदर मेटल्स पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें धातु पाई जाती है आयरन। एक प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी के अंदर, आयरन जो है वो आरबीसी के किस भाग में पाई जाती है, और ऑप्शन उसमें था पोरफायरिन वलय, इसका आंसर था। तो पोरफायरिन वलय के अंदर आयरन पाया जाता है। ये आयरन इस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी के दौरान रक्त का रंग हो जाता है लाल। बन गया क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन शरीर में रक्त के माध्यम से बहते हुए कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देती है, और वहाँ मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी इसका मुख्य कार्य हो गया दूसरा। तो कुल मिलाकर के हमने देखा आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। पहले राउंड में ऑक्सीजन ये लेके जाएगा, बनाएगा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है तो बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता है सर्दी के दिनों में जब लोग अंगीठी जला करके कमरे को बंद करके सो जाते हैं तो उस दौरान कमरे में पहले बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में लगातार कार्बन की मात्रा और बढ़ते रहने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आ गया तो बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाने से व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है, जिसको बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन। तो मेट हीमोग्लोबिन किसे कहा जाता है? रक्त का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्रिया कर लेना। ये एक प्रकार का रोग है, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये तीन गैसें अगर मैं रक्त के सामने रखूं तो इन तीन गैसों में से किस गैस के साथ में सर्वाधिक तेजी से क्रिया करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कहते हैं कि रक्त जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 250 गुना, 230 से 250 गुना तेजी से क्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ये थी हमारे पास जानकारी जो है मेट हीमोग्लोबिन के बारे में। आरबीसी की ही विशेष चर्चा करें तो आरबीसी सोने के दौरान कम हो जाती है। क्यों? हमने देखा आरबीसी का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर के ऊर्जा का निर्माण करती है। सोते समय मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, इसलिए लगभग 5% आरबीसी की संख्या कम हो जाती है सोने के दौरान। अगर हम दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाने के दौरान हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए हमें आरबीसी की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि दौड़ लगाना, व्यायाम करना या शारीरिक श्रम करना, इस दौरान हमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इसी दौरान ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा भी चाहिए हमें। हम ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के अणुओं से ही क्रिया कर सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा चाहिए ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा
पहुंच सके, यानी दौड़ लगाते समय, शारीरिक श्रम करते समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बताइएगा कमेंट में कि पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ेगा। आप सोचिएगा कि जब जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या में क्या असर आता है, ऑक्सीजन कम होती है या ज़्यादा होती है। इसी आधार पर आपको देखना है कि पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है हमने देखा, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणुओं से क्रिया करता है, 4 अणुओं से। अब हम हीमोग्लोबिन की मात्रा की भी बात कर लें। एक स्वस्थ मनुष्य में 12 से 14 ग्राम पर मिली जो ग्राम है वो मात्रा होनी चाहिए महिला के अंदर, और 14 से 16 ग्राम जो है वो पुरुष के अंदर होनी चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य में कितनी हुई, मिनिमम 12, मैक्सिमम 16। तो स्वस्थ मनुष्य में अगर पूछे तो आपका आंसर होगा 12 से 16। अगर आपसे पुरुष में पूछे तो आपका आंसर होगा 14 से 16। और अगर आपसे महिलाओं के बारे में पूछे कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रति ml, तो होगी 12 से 14 ग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा आरबीसी के बारे में, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसी क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। इनकी मौत कहाँ हो जाती है, प्लीहा और यकृत दोनों जगह हो सकती है, लेकिन सामान्यतः मौत कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। बकरी जैसा एक जीव होता है लामा जीव, इसकी संख्या जो है वो लगभग 120 दिन तक जीवित रह सकती है, यानी इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन एवरेज होता है। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसें। तो गैसों का परिवहन शब्द दे करके भी आपसे एग्जामिनर जो है वो खेल खेल सकता है। इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। हीमोग्लोबिन में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है, और हीम जो है वो रंग है, वर्णक है, पिगमेंट है, डाई है। इसका काम क्या है, इसके अंदर मौजूद है पोरफायरिन वलय, जिसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी की संख्या पर असर कब कब क्या होता है, कम हो जाती हैं सोते समय लगभग 5%। कारण ऊर्जा की आवश्यकता का कम होना। दौड़ते समय, व्यायाम करते समय, कसरत करते समय या हार्ड वर्क करते समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। कारण ऊर्जा की आवश्यकता का अधिक होना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही कोशिकाओं में मौजूद भोज्य पदार्थों के साथ क्रिया करेगी और क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करेगी। तो ये था हमारा आरबीसी। अगला देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी इसे हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से पुकारा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और आपको पता है डब्ल्यूबीसी की संख्या में जब अनियमित वृद्धि हो जाती है, अनियमित वृद्धि कोशिकाओं में होना ही कैंसर होता है, और यहाँ डब्ल्यूबीसी की अनियमित वृद्धि हो रही है। डब्ल्यूबीसी की अनियमित वृद्धि को क्या कहा जाएगा, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के लिए जिम्मेदार कणिकाएं कौन सी हैं, डब्ल्यूबीसी। और नाम से ही पता चल रहा है ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब हो गया ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ब्लड कैंसर जो है उसमें डब्ल्यूबीसी की अनियमित वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। सामान्य चर्चा हमने देखी थी कि डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक जिनमें कणिकाएं पाई जाएं यानी कणिका युक्त संरचना, और दूसरी जो है कणिका विहीन संरचना। कणिका युक्त संरचना के लिए हमने नाम दिया था ग्रेन्युलोसाइट्स, और कणिका विहीन संरचना के लिए हमने नाम दिया था ग्रेन्युलोसाइट, यानी ग्रेन्युलोसाइट के आगे ए लगा लो, ग्रेन्युलोसाइट्स। आगे हमने इसको 3 भागों में बांटा, उसको 2 भागों में बांटा। ये 3 प्रकार की कणिकाएं थी। याद रखने के लिए मैंने बताया था कि एक नाम आपको याद रखना है एसिड, दूसरा नाम आपको याद रखना है बेस, और तीसरा नाम आपको याद रखना है न्यूट्रल।
अम्ल क्षार और उदासीन जो होते हैं, न्यूट्रल में लय हटा दीजिए, ओफिल्स सबके आगे जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट हमने देखा, इसमें दो प्रकार की कणिकाएं हैं। एक कणिकाएं हैं जो है मोनोसाइट, दूसरी कणिका के लिए हमने कमेंट में आपको कमेंट करने के लिए कहा है, तो आपको बताना है जो दो प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स जो हैं इनको हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। एसिडोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? इओसिनोफिल्स। और बेसोफिल्स जो हैं इनके बारे में हमें बस मामूली सी जानकारी देखनी है। इनकी संख्या जो है वो लगभग 0.5 से लेकर 1% के आसपास होती है, यानी सबसे कम संख्या में होती हैं, और ये कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन जो है उनको स्रावित करती हैं। एसिडोफिल्स जो है, इओसिनोफिल्स भी इसका दूसरा नाम है, ये एलर्जी के दौरान अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। यानी एलर्जी से हमारी सुरक्षा करने का काम कौन सी कणिकाएं करती हैं? एसिडोफिल्स। पहला काम हो गया इनका। एलर्जी से सुरक्षा करने के साथ साथ ये जो हैं वो संक्रामक चीज़ों से भी प्रतिरक्षा करती हैं, संक्रमण से भी प्रतिरक्षा करने का काम करती हैं। तो दो काम हो गए इसके, एक तो संक्रमण से हमारी सुरक्षा करना और एक एलर्जी से रक्षा करना। बेसोफिल्स, जैसा कि हमने देखा कि ये मात्रा की बात करें, संख्या की बात करें तो सबसे छोटा पार्ट है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का कौन सा भाग सबसे कम मात्रा में है WBC का, तो वो है बेसोफिल्स। कितनी मात्रा है? 0.5% से 1% के बीच में ये पाई जाती हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती हैं, हिपेरिन आदि का। अगली जो कणिकाएं हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं WBC का या ल्यूकोसाइट्स का सबसे बड़ा भाग है, जो पटवार मेंस में पूछा गया था। इसकी मात्रा जो है लगभग 60 से 65% होती है WBC की, यानी WBC का कुल मान जो है उसका 60 से 65% भाग जो है वो कौन है? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो हैं, ये जो है इनका काम है भक्षण करना, यानी ये भक्षण करती हैं किनका? एक तो कीटाणुओं का, और दूसरा जो है वो जो बिना मतलब की जो कोशिकाएं होती हैं या नष्ट हुई कोशिकाएं हैं उनका भक्षण करती हैं। तो जो हमारे शरीर के किसी काम की कोशिकाएं नहीं हैं उन कोशिकाओं का भक्षण कर देती हैं, और दूसरा कीटाणुओं का भक्षण करती हैं। कौन? न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं। अगला जो भाग है एग्रेनुलोसाइट, यानी जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, उनमें पहला भाग है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है ये परिपक्व होकर के महाभक्षक कणिकाओं में बदल जाती हैं, महाभक्षक कणिकाओं में बदल जाती हैं, और इनका कार्य जो है वो कीटाणुओं का भक्षण करना है, यानी ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार है। अब प्रश्न जो हैं वो थोड़े डीप पूछे जाएंगे, विशेष क्वालिटी लेकर के पूछे जाएंगे, क्योंकि हाल जो है वो क्या है। अभी जैसे पटवार परीक्षा की बात करें, पटवार परीक्षा के लिए आई थिंक 18 लाख के आसपास फॉर्म पहुंचे हैं, 4000 के आसपास वैकेंसी हैं, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछेंगे कि रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए आवश्यक कणिका का नाम बताइए WBC, तो कोई भी कर देगा। तो यहाँ से प्रश्न अगर डीप पूछे जाएंगे तो ही जो है वो स्टूडेंटों को बाहर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न अब क्वालिटी लिए हुए आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक कणिका कौन सी है, तो हाँ आपका न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये दो मेन कणिकाएं हैं इसके लिए। इसके अलावा ये तीसरी कणिका जो है जिसका नाम आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, वो भी परिपक्व होकर के या फिर मैच्योर होकर के वो भी जो भक्षण कणिकाओं के रूप में काम में आती हैं। इसमें ये दो प्रकार की होती हैं, T और B। इनमें भी बड़ा सिस्टम चलता है, जैसे कि हमारे देश का सिस्टम चलता हो। जैसे हमारे देश में एक प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, इसके अलावा रो इंटेलिजेंस यानी जासूस हैं, और इसके अलावा हमारे देश के अंदर आर्मी है। ठीक ऐसा ही काम ये महाभक्षक कणिकाएं और ये T और B के साथ में मिलकर के होता है। एक का काम जासूसी करना है, दूसरे का काम प्रेसिडेंट की तरह ऑर्डर देना है, और तीसरे का काम आर्मी की तरह जो है वो मारना है। हमारे शरीर में जब भी कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है,
तो सर्वप्रथम जासूस कणिकाएं इसका पता लगाती हैं। पता लगा करके प्रेसिडेंट कणिकाओं को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती थी कि अमुक मात्रा में अमुक जगह पर कोई वायरस, कोई कीटाणु पहुंच गया है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट कणिकाएं महाभक्षक कणिकाएं या मारक कणिकाओं को ऑर्डर देती हैं कि आप अपनी आर्मी लेकर के जाओ, उस जगह पे कीटाणु है उसको मारो। जब हमारी बॉडी के अंदर कीटाणुओं को मार दिया जाता है महाभक्षक कणिकाओं के द्वारा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि महाभक्षक कणिकाएं या न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं भी, यानी मारक कणिकाएं जिन्हें हम कह सकते हैं, वो इन कीटाणुओं का सामना करने में असफल हो जाती हैं, यानी कीटाणुओं की विजय हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब यहाँ मैं एक विशेष रोग की चर्चा करना चाहूंगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी ये कोई विशेष रोग तो है नहीं, ये तो रोगों का एक समूह है। ये रोग होता है HIV वायरस की वजह से, और HIV वायरस जो है वो है रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य। HIV वायरस जो है वो कौन से परिवार का सदस्य है? रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य। और रेट्रोवायरस का मतलब क्या है कि ये बहरूपिया परिवार है, यानी ये गांव में जैसे भांड बन के आते हैं, कभी शिव जी का रोल करके आते हैं, कभी डाकण का रोल कर लेते हैं, कभी नारद मुनि का रोल करते हैं, ठीक ऐसे ये बहरूपिया है। हमारे शरीर में प्रवेश करते समय ये कभी ये पहले ये RNA के रूप में होता है, फिर ये बॉडी में एंटर करने के बाद में ये DNA के रूप में बदल जाता है। यानी हमारे शरीर में पहले से RNA DNA मौजूद है, और ये भी किसके रूप में प्रवेश कर रहा है? RNA और DNA के रूप में। ऐसी स्थिति में जासूस कणिकाएं इसके बारे में पता नहीं लगा पाती कि ये एक्चुअल में वायरस है या हमारी ही बॉडी का कोई पार्ट है। अब ये पता नहीं लगा पाती, ऐसी स्थिति में जो रेट्रोवायरस है या HIV वायरस है ये अपना काम करेगा। ये सबसे पहले आर्मी कणिकाओं को मार देगा। अब जब आर्मी कणिकाएं ही मर गई तो प्रेसिडेंट और जासूस कणिकाएं क्या करेंगी? ये तो मार नहीं सकेंगी। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। अब जब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में बहुत सारे रोग एक साथ हो जाते हैं, और बहुत सारे रोगों का एक साथ होना ही क्या है? एड्स। नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ये रोगों का समूह, यानी बहुत सारे रोग कब होंगे? जब डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाए। किसमें? इम्यूनो में। इम्यूनो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाए तो रोगों का समूह हो जाएगा। ये कैसे हुआ? नाम बता रहा है, एक्वायर्ड, अर्जित किया है आपने अपने विशेष क्रियाकलापों से इसको अर्जित किया है। ये विशेष क्रियाकलाप कौन से हो सकते हैं? आपको भी पता है कि इसके 4 कारण होते हैं। यौन संपर्क करना असुरक्षित तरीके से, या फिर संक्रमित व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, या एक ही सिरिंज का यूज करके दूसरे व्यक्ति को एक ही सिरिंज का बार बार यूज किया जाए, जैसा कि हमने उड़ता पंजाब मूवी में देखा। या फिर जो शिशु है वो अगर माँ का स्तनपान करता है ऐसी स्थिति में, या शिशु से माँ से शिशु में। लेकिन ध्यान रहे, स्तनपान के दौरान HIV एड्स नहीं होता है, बल्कि शिशु के अंदर जब माँ HIV से ग्रसित होगी तो ही शिशु HIV से ग्रसित होगा। अब एक सवाल बनता है कि मच्छर के काटने से क्या एड्स हो सकता है? जैसा कि आपको पता है, सिरिंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में सिरिंज हमारी बॉडी में ब्लड में कांटेक्ट में आया, फिर दूसरी व्यक्ति को चढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। तो मच्छर के काटने से भी तो कांटेक्ट में आता है ब्लड, तो ऐसी स्थिति में मच्छर के काटने से भी HIV एड्स होना चाहिए ना? नहीं, HIV एड्स मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा ही लॉजिक है कि एक मच्छर जब भी किसी व्यक्ति को काटता है तो काटने से पहले 15 सेकेंड लेता है अपने आप की सीट जमाने के लिए। यूँ मान लीजिए कि अपना आसन जमाता है, बैठने के लिए अपने आप को पोजीशन बनाता है। 15 सेकेंड में या तो व्यक्ति को पता लग जाता है कि मच्छर बैठ गया है, वो उसको उड़ा देता है, या फिर वो काट लेता है।
दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर काट लेता है तो एक बार में इतना ब्लड ले लेता है कि उसको दोबारा कई घंटों तक ब्लड की आवश्यकता नहीं होती। इस दौरान वो ब्लड को कंज्यूम कर लेता है। बाद में जब दोबारा दूसरे व्यक्ति की बॉडी पे जाता है तो उस दौरान उसके डंक पे वो ब्लड मौजूद नहीं रहता, अतः मच्छर के काटने से HIV एड्स नहीं होता। तो इस तरह से हमने देखा WBC के बारे में और RBC के बारे में। अब हम बात करते हैं रक्त के तीसरे सजीव भाग यानी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोप्लास्टोसिन कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, या फिर बिंबाणु भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। और WBC का निर्माण जो है वो पीले अस्थि मज्जा में होता है और RBC का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। हमने देखा RBC का जीवन काल जो है वो कितना होता है? 120 दिन। WBC का जीवन काल जो है वो होगा कितना? 3 से 5 दिन, 4 से 6 दिन में देखने को मिलता है। और इसके अलावा प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है वो 7 से 10 दिन होता है, यानी 7 से लेकर के 10 दिन तक ये जीवित रह सकती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर जो पाया जाता है प्रोटीन, उसका नाम है थ्रोम्बोसिन और प्रोथ्रोम्बोसिन। दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। दोनों जो है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। दोनों रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? प्लेटलेट्स का काम क्या हो गया? रक्त का थक्का बनाना। तो हमारे पास में 3 प्रकार की कणिकाएं, तीनों का कार्य क्या हुआ? RBC का कार्य है गैसों का परिवहन करना, WBC का कार्य है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, और प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अब ये रक्त का थक्का कैसे बनाता है उसकी चर्चा करते हैं, हम यहाँ देखते हैं। ये जो प्रोथ्रोम्बोसिन है या फिर थ्रोम्बोप्लास्टोसिन, इसमें एक और पदार्थ और होता है थ्रोम्बोप्लास्टोसिन। ये कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है। थ्रोम्बोप्लास्टोसिन कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है और थ्रोम्ब्रिन बनाता है, और थ्रोम्ब्रोसिन और थ्रोम्ब्रिन बनाता है। और थ्रोम्ब्रिन जो है बाद में ये जाएगा प्लाज्मा के पास में, थ्रोम्ब्रिन, और थ्रोम्ब्रिन जो प्लाज्मा के पास में जाएगा और वहाँ पर मौजूद जो रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है, कौन सा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के पास में जाएगा, उसको अलग कर देगा। अलग करते ही ये फाइब्रिनोजन किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में, यानी रक्त के धागे नुमा एक जाल के रूप में बदल जाता है, और शेष बचा हुआ प्लाज्मा अलग निकल जाता है, जो क्या कहलाता है? सीरम, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी कि ये कैल्शियम आयन थ्रोम्ब्रिन के साथ में मिल जाता है, मिलकर के ये फाइब्रिनोजन के पास में जाएगा और वहाँ जाकर के फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है? एक धागे नुमा जाल के रूप में बदल देता है। ये धागे नुमा जाल जो है वो रक्त की कणिकाओं को बाहर निकलने से रोक देते हैं। इस तरह से ये रक्त का थक्का बना देता है और ये सीरम जो है रक्त को गाढ़ा कर देता है। एक बार फिर देखते हैं रक्त का थक्का कैसे बनता है। प्लेटलेट्स में मौजूद प्रोथ्रोम्ब्रिन और प्रोथ्रोम्ब्रिसिन, ये 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टोसिन। थ्रोम्बोप्लास्टोसिन कैल्शियम आयन के साथ में मिलेगा, प्रोथ्रोम्ब्रिन के साथ में मिलेगा, तीनों मिलकर के बनाएंगे थ्रोम्ब्रिन। और थ्रोम्ब्रिन मिलकर के जो थ्रोम्ब्रिन बनने के बाद में ये थ्रोम्ब्रिन प्लाज्मा के पास जाएगा, प्लाज्मा के पास जाकर के फाइब्रिनोजन को बाहर निकालेगा, फाइब्रिनोजन बाहर निकल जाएगा और निकल करके फाइब्रिन यानी धागेनुमा जाल के रूप में बदल जाता है। और इस जाल से धीरे धीरे बाहर निकलता है एक हल्का पीला द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम। ये सीरम बाद में इस रक्त के जाल को या धागेनुमा जाल को गाढ़ा कर देता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा प्लेटलेट्स के काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तीनों कणिकाओं का, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तीनों कणिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम देख लेते हैं। ये प्लेटलेट्स, RBC का जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन और इसका जीवन काल 7 से 10 दिन। इनका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है? पीले अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसकी मौत कहाँ होती है? प्लीहा में होती है।
इसकी मौत कहाँ होती है? रक्त में कहीं पर भी हो सकती है, और प्लेटलेट्स की मौत भी रक्त में कहीं पर भी हो जाती है। मोस्ट ऑफ प्लेटलेट्स जो है प्लीहा में डैमेज होती हैं। संख्या की बात करें तो 50 से 55 लाख 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब रक्त में इसकी संख्या होती है, जबकि WBC की संख्या होती है 6 से 8,000, 6,000 से लेकर 8,000 वही प्रति मिलीमीटर क्यूब। और इसकी संख्या होती है स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक मानी गई है, और अगर 1.5 लाख से कम होती हैं तो जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्याएं जो है निरंतर गिरती रहती हैं। तो ये हमने देखा आज के वीडियो में, जिसमें हमने चर्चा करी रक्त के विभिन्न सजीव भागों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की।